मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू पार्ट इंटरनेशनल स्कूल। आज हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है उपनिवेशवादी आक्रमण, यानी कि चैप्टर 5 नंबर उपनिवेशवादी आक्रमण, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि भारत के अंदर कौन कौन सी जातियों ने आक्रमण किए और भारत के ऊपर किस प्रकार से अपना उपनिवेश बनाया। तो उपनिवेश का मतलब होता है किसी दूसरे देश को अपने अंडर अपना गुलाम बनाना। जैसे भारत को गुलाम बनाने में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, तो सबसे ज्यादा अगर उपनिवेशवादी मानते हैं तो इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा भारत को तो लूटा भी सबसे ज्यादा था और उपनिवेश सबसे ज्यादा इंग्लैंड का रहा था। और उपनिवेश का मतलब ये होता है औपनिवेशिक साम्राज्य, यानी कि उपनिवेश बनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करना। और उपनिवेश बनाने का प्रमुख कारण भी क्या था कि सबसे पहले उपनिवेश बनाने का प्रमुख कारण यह था कि प्राचीन काल यानी पुराने टाइम के अंदर यानी 16वीं से 17वीं 18वीं शताब्दी तक ये था कि दूसरे देश क्या करते थे, अपने यहाँ पर माल तैयार करते थे और उन माल को बेचने के लिए उनको बाजार की आवश्यकता थी। और बाजार की आवश्यकता के लिए वो क्या करते थे, नए नए देशों को खोज करते रहते थे। और नए नए देशों की खोज के साथ में वो क्या करते हैं, अपने जो भी कच्चा माल था व्यापार की दृष्टि से या राजनीति की दृष्टि से या अपने धर्म की दृष्टि से क्या करते थे, धर्म का प्रचार करने के लिए नए देशों के साथ साथ अपने उपनिवेश बनाना शुरू किया। तो बात करते हैं आज अपन 16वीं से 17वीं या 18वीं शताब्दी तक। तो 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस ने भौगोलिक खोजों के माध्यम से औपनिवेशिक आक्रमण किए। अब क्या था, स्पेन, हॉलैंड, ये फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह इन्होंने क्या किया, अपने आर्थिक यानी कि आर्थिक का मतलब क्या होता है, व्यापार संबंधी, यानी कि व्यापार संबंधी कार्य के लिए भौगोलिक खोज यानी कि नए नए देशों की खोज करना शुरू किया और धीरे धीरे उनके ऊपर आक्रमण करके अपना उपनिवेश बनाया। फिर बात करते हैं कि भाई इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहला था, मुख्य उद्देश्य इनका जो था वो था धन की प्राप्ति। अगर बात करते हैं कि भाई भारत के ऊपर और अन्य देशों के ऊपर उपनिवेशवादी आक्रमण का सबसे प्रमुख कारण क्या था, तो सबसे प्रमुख कारण ये था धन की प्राप्ति करना। यानी उपनिवेशवादी आक्रमण का सबसे प्रमुख कार्य धन की प्राप्ति करना, साथ ही साथ में अपने जो भी आर्थिक मामले यानी आर्थिक रूप से बाजार की स्थापना करना। क्योंकि जो यहाँ पर उनके जो दूसरे देशों के अंदर जो उपनिवेशवादी आक्रमण करते थे उनके बाजारों के अंदर जो माल तैयार होता था उन माल को बेचने के लिए उनको बाजार की आवश्यकता थी। तो वो क्या करते, उन बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आक्रमण करते और आक्रमण करने के बाद में जो जहाँ की जिस जगह पर आक्रमण करते उसको अपना उपनिवेश बनाते। अब उपनिवेश बनाने के बाद में जिस देश के ऊपर आक्रमण करते हैं या जिस जगह की खोज करते हैं वहां उपनिवेश बनाने के बाद में क्या करते हैं, बाजार व्यवस्था, यानी कि इस बाजार व्यवस्था को अपने अनुसार चेंज करते रहते हैं, जिससे कि क्या होता है, उनका जो माल होता है वो कम दामों में भी अच्छा मुनाफा कमाता, लेकिन उस जगह यानी जिस उपनिवेश से जिसको उपनिवेश बनाया जाता है उनका जो माल यहाँ बाजार जो था वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया। और धीरे धीरे क्या हो गया, उन लोगों ने उस उपनिवेश के बाजारों के ऊपर अपना आधिपत्य कर लिया, यानी उसको भी अपना उपनिवेश बना लिया। एक तरह से मतलब गुलाम कह सकते हैं, गुलाम बना लिया। और फिर बात करते हैं ईसाई मत का प्रचार। और दूसरा जो प्रमुख कारण था कि जो ज्यादातर जो इंग्लैंड से फ्रांस से उस तरफ से आए थे और बाहर के देशों से, वो ज्यादातर जो थे वो थे ईसाई धर्म के, यानी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए वो क्या करते थे, अपना उपनिवेश बनाते थे और नए नए भौगोलिक खोजें करते रहते। यानी कि पहला हो जाएगा हमारा एक तो बाजार व्यवस्था के साथ में सबसे इंपोर्टेंट हो जाएगा धन का प्राप्त, धन को प्राप्त करना। दूसरे नंबर पे आ जाएगा ईसाई मत का प्रचार करना और तीसरे नंबर पर बनेंगे बाजार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। यानी कि सबसे पहले जो आते हैं पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, इन लोगों ने धीरे धीरे अपने उपनिवेशवादी आक्रमण करने शुरू किए और धीरे धीरे नई खोजें की और खोजों करने के बाद में वहां पर अपना उपनिवेश बनाया। फिर बात करते हैं आगे। तो भारत में औपनिवेशिक शक्तियों का प्रवेश और विस्तार। तो भारत के अंदर औपनिवेशिक शक्तियों का उपनिवेश बनाने वाली शक्तियों का किस प्रकार से प्रवेश हुआ, साथ ही साथ उनका विस्तार कैसे हुआ। तो बात करते हैं सबसे पहले पुर्तगाल। अब पुर्तगाल की बात करते हैं तो भारत के अंदर पुर्तगाली जो आते हैं वो क्या करते हैं, भारत के व्यापारिक संबंध यूरोप के साथ प्राचीन काल से थे। यानी कि भारत का जब हमने 11th क्लास के अंदर जब पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि यूरोप के साथ में और भारत के क्या था, एक दूसरे के साथ में व्यापारिक संबंध थे। यानी कि यहाँ के व्यापारी वहां जाते थे और वहां के व्यापारी यहाँ पर आते थे। जब इनकी जानकारी हमको मिलती है, जब हमने देखा था 11th क्लास के अंदर टॉपिक नंबर 1 के अंदर, तो उसमें देखा था कि जब भारत के जो व्यापारी वहां जाते हैं और वहां के व्यापारी आते हैं तो उत्खनन जब किया जाता है, उत्खनन के अंतर्गत यूरोप की कुछ संस्कृति संबंधी यहाँ कुछ प्राचीन अवशेष है जो भारत के अंदर मिलते हैं और भारत के कुछ अवशेष है जो
वहां पर बैठे, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि कोई ना कोई यहाँ से आया हो, गया होगा, यानी कि उनका प्राचीन काल से इसका एक दूसरे के साथ में संबंध रहा होगा। ये तो संस्कृति को लेकर भी था और दूसरा व्यापारी को लेकर भी था। फिर बात करते हैं स्पेन वासी कोलंबस, यानी कि कोलंबस 1492 यानी कि 1492 के अंदर भारत की खोज के लिए निकला था। यानी कि कोलंबस को जाना तो कहाँ था? भारत, यानी कि खोज किसकी करनी थी? लेकिन कौन कहा जाता है? अमेरिका। यानी कि कोलंबस जो निकलता है भारत की खोज के लिए, यानी 1492 के अंदर भारत की खोज के लिए निकलता है, लेकिन वो पहुंच जाता है अमेरिका। तो प्रथम जो यूरोपीय था, प्रथम यूरोपीय जिसने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, वो था वास्को डी गामा। यानी कि प्रथम यूरोपीय जो समुद्री मार्ग की खोज की, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, वो था हमारा वास्को डी गामा। इनका भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली। सेकंड क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की? 1492 के अंतर्गत कोलंबस ने। या फिर कोलंबस ने किस देश की? तो हम ये कहेंगे कोलंबस ने 1492 ईस्वी के अंदर भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन वो कहाँ पहुंच जाता है? अमेरिका पहुंच जाता है। फिर बात करते हैं प्रथम यूरोपीय जिसने समुद्री मार्ग, भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा था, तो प्रथम यूरोपीय था वास्को डी गामा। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार। वास्को डी गामा 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचे, यानी कि कालीकट जो था वहां पर ये पहुंचता है। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा हमारा कि फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन ये रहेगा कि उपनिवेशवादी आक्रमण के प्रमुख कारण क्या थे? सेकंड नंबर पर भारत में सबसे पहले पुर्तगाली। थर्ड नंबर पर अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। फिर आ जाएगा फोर्थ नंबर पर प्रथम यूरोपीय जिसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, वास्को डी गामा। कब की? 17 मई 1498 को कालीकट के, यानी कि सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? वो कालीकट पहुंचा था। फिर बात करते हैं आगे, जो ये प्रथम यूरोपीय थे डी अल्मेडा, ये नाम में अध्ययन करेंगे। डी अल्मेडा भारत में पुर्तगाली अधिकृत प्रदेशों का पहला वायसराय था। यानी कि वायसराय के बारे में और अधिक जानकारी हम देखेंगे जब हम इंग्लैंड के बारे में देखेंगे और उनके अंतर्गत 1857 की क्रांति वगैरह देखेंगे। तो उन क्रांति के अंदर हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि वायसराय क्या होता है, गवर्नर क्या होता है, उसके बारे में। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रथम जो वायरस बनाया गया था डी अल्मेडा को प्रथम भारत के अंदर पुर्तगालियों का पहला वायसराय बनाया गया था। और डी अल्मेडा ने क्या किया? धीरे धीरे अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाना स्टार्ट किया। सैन्य शक्ति का मतलब है उसने सबसे पहले समुद्र के अंदर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया, और समुद्र के अंदर अपनी जो सैन्य शक्ति को बढ़ाता है वो उसकी नीले पानी की नीति कहलाती है। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आ भी चुका है कि नीले पानी की नीति क्या है। तो डी अल्मेडा जिसने प्रथम भारतीय पुर्तगाली वायसराय जिसने क्या किया था? समुद्र के अंदर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया, और समुद्र के अंदर जो अपनी सैन्य शक्ति को जो बढ़ाता है उस शक्ति को क्या कहा जाता है? नीले पानी की नीति कहा जाता है। तो हमें ये नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना होगा, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है नीले पानी की नीति की जगह डायरेक्ट वो ये लिखा है ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है। यानी कि पिछली बार जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर ये था नीले पानी की नीति की जगह उसने ये लिखा था ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, समझाइए। तो वहां पर हम ये कहेंगे डी अल्मेडा जो भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे, उन्होंने क्या किया था? अपनी समुद्र शक्ति को बढ़ाने के जो प्रयास किए वही क्या कहलाता है? ब्लू पानी नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाते हैं। अब बात करते हैं गोवा की। तो पुर्तगालियों का सबसे प्रमुख जो मुख्य केंद्र था भारत के अंदर वो था गोवा। यानी कि 1961 के अंदर जो गोवा था पुर्तगालियों से आजाद हुआ था। अब बात करते हैं सेकंड डच जो थे हॉलैंड निवासी थे, और डच और फ्रांसीसी और इंग्लैंड वासी जो भी क्या एक तरह से भारत के अंदर साथ में प्रवेश करते हैं, और उनके बीच में आपस में क्या व्यापारिक या अन्य काम के लिए या अन्य उपनिवेश के लिए हम एक दूसरे के साथ में हमेशा क्या करता है? युद्ध संबंधी कार्य चलता रहता है। तो ये था हमारा पुर्तगालियों का। तो जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे तो इंग्लैंड के बारे में, डचों के बारे में, स्पेन वासियों के बारे में, कि भाई जो ये अंग्रेज थे, अंग्रेज की सरकार से भारत के अंदर आगमन करते हैं। साथ ही साथ में ये देखेंगे कि भारत के अंदर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? साथ में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई, और इसी के साथ में देखेंगे वायसराय और गवर्नर के बारे में। और एक क्वेश्चन वापस यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहला इंपोर्टेंट
भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था? तो भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण का प्रमुख कारण था सबसे ज्यादा धन की प्राप्ति, यानी कि धन की प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा उन्होंने नए नए खोजे की। सेकंड हो जाएगा ऐसा मत का प्रचार यानी बाजार व्यवस्था। थर्ड नंबर पर भारत की खोज किसने की? और तीसरे नंबर पर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज किसने की? और फिर आ जाएगा पुर्तगालियों का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था? थैंक यू।